नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इवेंट के बारे में जिसने ना कि सिर्फ सीरिया बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन को हिलाकर रख दिया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बशर अल असद और उनके रिजीम के फॉल के बारे में, जो सीरिया को 50 साल से ज्यादा टाइम तक अपने आयरन फिस्ट के साथ रूल कर रहे थे। सिर्फ 11 दिन में उनका रूल जो है वो कोलैप्स हो गया और ये इवेंट वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद सीरिया में क्या हो सकता है और ये इजराइल और बाकी इलाके के लिए क्या मीन करता है। सो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और जानते हैं सीरिया के इस सारे इशू के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं असद के रिजीम के कोलैप्स में। 2011 में शुरू हुई थी सीरिया के अंदर सिविल वॉर। सीरिया जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएटेड एक कंट्री है, बाद में इसकी जियोग्राफी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तब सीरिया में जो सिविल वॉर शुरू हुई, तब सीरिया को एक बदलाव के रास्ते पर डाल दिया गया था। बशर अल असद ने ईरान और रशिया से सपोर्ट से अपनी पावर को एस्टेब्लिश करके रखा था और ओपोजिशन को ब्रूटली क्रश करने का उन्होंने काम किया। लेकिन इसी वीक में सीरिया के रेबल्स ने डेमेस्कस को बिना किसी रेजिस्टेंस के कैप्चर कर लिया और ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि असद रिजीम अब खत्म हो चुका है। ये बात आपको जितनी क्रेजी लगती है उतनी सीरियस भी है। तो ध्यान से सुनिएगा इस सारी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब अभी तक जान चुके हैं कि सीरिया में अब तक एक ब्लडी और डेवस्टेटिंग सिविल वॉर चल रही थी जो कि 2011 में शुरू हुई थी। इस वॉर में ना सिर्फ इंटरनल फैक्टर शामिल थे बल्कि बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। लास्ट वीक सीरिया के नदन सिटी अलिप्पो में एक नया असोल्ट शुरू हुआ था जो इनिशियली रिजीम फोर्सेस के ऊपर टारगेटेड था। ये असोल्ट बशर अल असद के रिजीम के खिलाफ बहुत सारे ओपोजिशन ग्रुप्स ने मिलकर किया था और इसके बारे में हमने एक वीडियो में बात भी करी थी, जिसमें सीरियन नेशनल आर्मी के रेबल्स भी शामिल थे। अब ये सीरियन नेशनल आर्मी कौन है? ये एक ऐसी आर्मी है सीरिया के अंदर जिसको टर्की सपोर्ट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा अटैक जो था वो लीड किया था जिहादी ग्रुप हयात तहरीर अल शम ने, जिसको शॉर्ट में एचटीएस के नाम से भी जाना जाता है। पीछे आपको फोटो दिख रही होगी, ये भी अभी फिलहाल ये एचटीएस के लीडर है। एचटीएस पहले नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था, जो अल कायदा का एक विंग था। अल कायदा का नाम आप सब जानते हैं, सबने सुना है कि उसामा बिन लादेन जो थे वो अल कायदा से जुड़े हुए थे और अमेरिका के ऊपर हुए जो हमले थे उसमें उनका नाम था। ये ग्रुप अभी तक, एचटीएस ग्रुप अभी तक 30,000 ट्रूप्स को क्लेम करता है और अमेरिका और रशिया दोनों के लिए ये एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये ग्रुप सीरिया की गवर्नमेंट के खिलाफ है और उसके फॉर्मेशन के पीछे अबू मोहम्मद अल जलानी का हाथ था, जिसको आप फोटो में पीछे देख सकते हैं। एचटीएस को पहले अलकायदा से 2016 में ही कट ऑफ कर दिया गया था। पर क्यों? क्योंकि ये अपने आप को थोड़ा मॉडरेट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बट अलकायदा जो है वो एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके चलते इनके बीच में डिफरेंसेस पैदा हुए और एचटीएस अलकायदा से अलग हो जाता है। ये ग्रुप सीरिया के ओपोजिशन में फॉर्म किया गया, लेकिन इसके ऑपरेशन अब काफी ज्यादा वायलेंट और एक्सट्रीम हो गए हैं। यूके गवर्नमेंट ने भी एचटीएस को एक बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डाला था, पर अभी यूके गवर्नमेंट का भी एक बयान आया है कि जल्द ही वो एचटीएस को बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में से निकालने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट चीज हो जाएगी, ताकि सीरिया की पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में आगे जाएगी। यूरोपियन कंट्रीज अगर अपना स्टांस चेंज करेंगी तो बाकी कंट्रीज के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि कब और कैसे यूके सरकार जो है एचटीएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हटाने का काम करती है। असद का रूल 24 साल तक चला। सन 2000 के अंदर बशर अल असद जो थे वो सीरिया के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं, लेकिन जब उसके सभी अलाइज जैसे ईरान और रशिया ने उससे टर्न ले लिया तो असद को अपनी इनएविटेबल डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं है, अब ये एक पूरा नया एरा शुरू जो है वो सीरिया में होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आगे होगा क्या, कौन पावर कंट्रोल करेगा और सीरिया का फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर सीरिया के अंदर कुछ चीजें दिक्कत में आएंगी, सीरिया की जियोपॉलिटिक्स अगर बदलेगी, सीरिया के अंदर नई तरीके की सरकार अगर आएगी, तो उसका असर पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन पर पड़ने वाला है, क्योंकि सीरिया की बॉर्डर जो है वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ लगती हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि सीरिया और पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर इस बदलाव की क्या इंप्लीकेशन होने वाली है। तो सबसे पहले यह सोचना जरूरी है, समझना भी जरूरी है कि सीरिया के अंदर अब क्या होने वाला है। सीरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले ही खत्म हो चुका है और मिलियंस लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। ये कंट्री जो वॉर से पूरी तरीके से डिवेस्टेट हो चुकी है, अब किसकी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी? क्या सीरिया एक स्टेबल गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करेगा या फिर ये केओस में ही कन्वर्ट हो जाएगा? यहां पे रेबल्स का कोलिशन है जो काफी फ्रेगमेंटेड है। कुछ मॉडरेट ग्रुप्स हैं जो वेस्ट से सपोर्ट लेते हैं और कुछ जिहादी फैक्शंस जो टर्की से बैक्ड है वो भी सीरिया में एक्टिव है। हर ग्रुप का अपना अपना एजेंडा है सीरिया के अंदर और ये कंफ्लिक्टिंग एजेंडास
एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ने को तैयार भी हैं। अगर ये इनफाइटिंग सीरिया में आगे और बढ़ती है तो सीरिया की सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सीरिया के बॉर्डर कंट्रीज के बारे में। तो दोस्तों सीरिया की बॉर्डर कंट्रीज में सीरिया की बॉर्डर 4 कंट्रीज से स्पेसिफिकली जाकर मिलती है। एक है टर्की जो सीरिया के नॉर्थ में है, फिर है जॉर्डन, इजराइल और इराक। इन 4 कंट्री से सीरिया की बॉर्डर जो है वो टच करती है। इन कंट्रीज को सीरिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। टर्की ने सीरिया के नदर्न रीजन में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया है और वहां पे टर्किश बैक्ड रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है। टर्की का मेन कंसर्न है कि सीरिया के नदर्न हिस्से के अंदर जहां पर कुर्दिश फोर्सेस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, कहीं वो ज्यादा पावरफुल ना हो जाएं, वो ज्यादा एक्टिवेट ना हो जाएं, क्योंकि कुर्दिश नेशनलिज्म जो है वो सीरिया से लेकर टर्की और इराक आसपास के बहुत सारी कंट्रीज के अंदर फैल सकता है और टर्की इस कुर्दिश नेशनलिज्म को दबाने की कोशिश कर रहा है। टर्की नहीं चाहता कि कुर्दिश इंसर्जेंसी और भी ज्यादा आगे बढ़े, इसलिए टर्की जो है वो सीरिया के नदर्न हिस्से के अंदर रेबल्स को सपोर्ट करता है ताकि वो कुर्दिश के अगेंस्ट काम कर सके। इसके साथ इजराइल की बॉर्डर भी सीरिया के साथ लगती है। इजराइल और सीरिया के बीच में मौजूद है गोलन हाइट्स, जो कभी सीरिया का हिस्सा हुआ करता था, जो इजराइल ने एक युद्ध के बाद सीरिया से वापस ले लिया। अब यहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हमेशा पहले भी रहे हैं और अब आगे भी ये और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सीरिया की सरकार बदलेगी, अगर वो इजराइल के अगेंस्ट हुई तो वो गोलन हाइट्स वापस लेने की कोशिश भी कर सकती है, जिसके चलते इनके बीच में कंफ्लिक्ट और बढ़ेगा। अगर हम इराक की बात करें तो इराक के सदर्न बॉर्डर के पास भी इंस्टेबिलिटी है और ईरान अपने प्रोक्सी ग्रुप को वहां सपोर्ट करता है ताकि इराक को भी डिस्टेबलाइज किया जा सके, सीरिया की सपोर्ट की जा सके और वहीं से इजराइल के खिलाफ भी एक्टिविटीज को चलाया जा सके। तो दोस्तों आगे अगर हम बात करें कौन कौन से रेबल ग्रुप सीरिया में अभी मौजूद हैं, तो दोस्तों जो असद के अगेंस्ट, असद की रिजीम के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, उन रेबल्स के बारे में जानते हैं। सीरिया के ओपोजिशन में काफी अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो अपने अपने गोल्स और आइडियोलॉजीज के बेसिस पर डिवाइडेड हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम, तो फ्री सीरियन आर्मी जो 2011 में एस्टेब्लिश की गई थी, ये एक मॉडरेट ओपोजिशन फाइटर्स का एक ग्रुप है जो इनिशियली असद के रिजीम को ओवरथ्रो करना चाहते थे। ये कभी बशर अल असद की आर्मी का ही हिस्सा हुआ करते थे, पर जब असद ने अपनी आर्मी को अपने ही सिविलियंस, अपने ही सिटीजन के खिलाफ एक्शन लेने को कह सकते हैं कि आप ऑर्डर दिया था, तब आर्मी के ही कुछ हिस्सों ने, कुछ लोगों ने आर्मी से अलग होकर फ्री सीरियन आर्मी बना ली थी, जो कि अभी असद की रिजीम के अगेंस्ट काम कर रही थी। फ्री सीरियन आर्मी को वेस्ट और टर्की से काफी सपोर्ट भी मिलता है। फिर है दूसरा जो ग्रुप है वो है जबत अल नुसरा, जिसको अब एचटीएस के नाम से जाना जाता है। अलकायदा का एफिलिएट था, अब अलग हो चुका है, अब पावर में है सीरिया में। सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रुप जो है वो एचटीएस ही है, जिसको पहले नुसरा ग्रुप के नाम से जाना जाता था। ये ग्रुप सीरिया के नदर्न रीजन में एक्टिव है और ये एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन चुका है जो अपनी आइडियोलॉजीज को इंपोज करने की कोशिश कर रहा है। फिर अगर हम बात करें आईसिस के बारे में, ये टेररिस्ट ग्रुप जो अपने कैलिफेट का ड्रीम देख रहा था, सीरिया के बहुत सारे हिस्सों के अंदर ये एक्टिव था, लेकिन अभी हाल फिलहाल के सालों के अंदर इसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। और लास्ट में बचती है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। तो ये मेनली कुर्दिश ग्रुप्स का अलायंस है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को अमेरिका का सपोर्ट मिलता है और ये मेनली सीरिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर चुकी है। ये ग्रुप असद के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, लेकिन उनका मेन टारगेट कुर्दिश ऑटोनॉमी को एस्टेब्लिश करना है और टर्किश इन्फ्लुएंस को काउंटर करना भी है। तो 4 मेजर ग्रुप्स हो गए, फ्री सीरियन आर्मी, एक एचटीएस ग्रुप, इसके साथ ही आईसिस, और चौथा है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, और पांचवा था असद की रिजाइम और उनकी आर्मी। अब वो यहां से हट चुकी हैं, उनकी जो उनका सत्ता है जो वो खत्म हो चुकी है। अब अगर हम आगे समझें तो इजराइल का एंगल क्या है इस पूरी वॉर के अंदर, तो इजराइल, जैसा कि आपको सबको पता है कि सीरिया का इजराइल के साथ बॉर्डर है, इजराइल को अपनी सिक्योरिटी काफी सीरियस है और सीरिया में ये केओस डायरेक्टली इजराइल को इफेक्ट भी कर सकता है। रेबल ग्रुप्स गोलन हाइट्स तक पहुंच चुके हैं, जहां से इजराइल की सिक्योरिटी डायरेक्ट रिस्क में आ सकती है। इजराइल ने अपने फोर्सेस को उस एरिया में और भी ज्यादा बेहतर तरीके से पोजीशन करने की ठान ली है और इजराइल ने सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक्स भी शुरू कर दिए हैं और गोलन हाइट्स से आगे बढ़ते हुए 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो इजराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, एक बफर जोन क्रिएट करने के लिए। इजराइल का कहना है कि हम सीरिया के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी सिक्योरिटी पर अटैक होता है तो हम जवाब देना जानते हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने एक सीरियन केमिकल वेपन फैसिलिटी को भी टारगेट किया, जिसे रेबल्स के हाथ में गिरने से रोका जाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करके रेबल्स जो है वो अपने इन्फ्लुएंस को और भी ज्यादा बढ़ा सकते थे। केमिकल वेपन्स का थ्रेट सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। इमेजिन करो अगर ये वेपन जिहादी ग्रुप्स के पास चले जाएं तो दुनिया में क्या इसका असर पड़ सकता था। आगे अगर हम बात करें ईरान के रोल के बारे में, तो दोस्तों असद और ईरान का रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। ईरान ने सीरिया को अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल भी किया है और सीरिया का बॉर्डर इजराइल के साथ होने का फायदा भी उठाया है। लेकिन असद के फॉल के बाद ईरान को भी एक बड़ा झटका लगा है। ईरानियन मेमोज के मुताबिक
ईरान ने अपने पर्सोनल को सीरिया से निकालना शुरू कर दिया है। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट है क्योंकि ईरान का रेजिस्टेंस एक्सिस जो हिजबुल्लाह, हमस और बाकी टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, अब वो थोड़ा कमजोर होने लगा है। इजराइल ने पहले भी ईरान की स्मगलिंग रूट्स को टारगेट किया था और अब भी ये कंटिन्यू रहेगा। आगे अगर हम टर्की के रूल की बात करें तो टर्की की जो प्रेसिडेंट एर्डोगन का एटीट्यूड जो है वो काफी ज्यादा मिक्स रहा है इस पूरे सीन को लेकर। कभी वो रेबल को सपोर्ट करते हैं, कभी असद को सपोर्ट करते हैं, या सपोर्ट करने की बात करते हैं या कोशिश करते हैं। अब जब असद का रूल खत्म हो चुका है, एर्डोगन अपने इंटरेस्ट के लिए नदन सीरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन टर्की का सपोर्ट जिहादी फैक्शंस को देना रिजीम को और डिस्टेबलाइज कर सकता है, इस पूरे रीजन को और डिस्टेबलाइज कर सकता है, जो इजराइल के लिए एक नया चैलेंज भी क्रिएट करेगा। आगे अगर हम बात करें, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ असद फॉल ऑन द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो असद के फॉल का ग्लोबल पावर डायनेमिक्स पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो रशिया के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है। रशिया ने सीरिया को अपनी इन्फ्लुएंस एरिया बनाया हुआ था, असद को अपना लॉयल एलाई बनाया हुआ था। अगर सीरिया में इंस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ती है तो यह रशिया की ग्लोबल स्टैंडिंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, जिसके चलते रशिया की ग्लोबल स्टैंडिंग जो है वो कमजोर भी हो जाएगी। अब अगर हम अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स को भी अपनी पॉलिसीज रिकंसीडर करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सिचुएशन मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स को रीशफल कर सकती है। चाइना भी अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा और इससे ग्लोबल टेंशन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब अगर हम बात करें इजराइल और ईरान के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के बारे में, तो ईरान अपनी प्रोक्सी ग्रुप्स के थ्रू मिडिल ईस्ट में अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह, हमस और शायद इवन इराक और यमन में भी ईरान अपने इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है। ये सिचुएशन इजराइल को डायरेक्टली थ्रेट करती है और सीरिया में सिचुएशन बदलने के बाद इजराइल के ऊपर खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। बट एट द एंड, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर सीरिया एंड द मिडिल ईस्ट? तो दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आज की डेट में बन चुकी है। सीरिया के फ्यूचर काफी ज्यादा अनसर्टेन है। अगर मॉडरेट ग्रुप डोमिनेट करते हैं तो हो सकता है कि स्टेबल सीरिया बन सके, लेकिन अगर जिहादी फैक्शंस को कंट्रोल मिलता है तो ये इजराइल और रीजन के लिए एक मेजर थ्रेट बन जाएगा। इजराइल को अपनी सिक्योरिटी को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा और अपने रेड लाइंस को एनफोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है इजराइल के लिए। यह टाइम है मॉडरेट अरब स्टेट्स के साथ अपने टाइज को मजबूत करने का, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन, जो ईरान को काउंटर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये इवेंट सीरिया और इजराइल के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है और हमें इस सिचुएशन को क्लोजली देखना होगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।